सहाफ़ी भी शहीद हो रहा है, खातून की बालियां भी छीनी जा रही हैं, बच्ची की चेन भी छीनी जा रही है। ऑर्डिनेंस के तहत 6 माह के अंदर पाबंद होगी अदालतें कि इसका फैसला करें। कुछ नारे ऐसे हो गए, कुछ स्लोगन्स ऐसे हो गए जिसमें लोग एतराज करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। कराची में स्ट्रीट क्राइम अचानक इतने क्यों बढ़ गए हैं? आखिर पुलिस कर क्या रही है? ये कौन से गिरोह हैं जो पूरी सड़कों को ब्लॉक करते हैं, सारी ट्रैफिक को रोकते हैं, हर गाड़ी में अंदर जाते हैं और बच्चियों के कानों से बालियां छीन लेते हैं, चेन उतार लेते हैं, घड़ियां ले लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं और ये वारदात आधे पौने घंटे तक जारी रहती है और कहीं पुलिस नजर नहीं आती। 15 कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। इससे पहले ये जो वारदात कल हुई है कोरंगी के एरिया में, उससे पहले रोजाना की बुनियाद के ऊपर हम मर्डर्स देख रहे हैं, रोजाना की बुनियाद के ऊपर इस तरह के मामला को देख रहे हैं। अब इस सारे सूरत हाल में जो पुलिस का स्ट्रक्चर है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। फिगर्स तो बताऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे कि कितने क्राइम, कितनी वारदातें हो रही हैं। और उस शख्स से भी मिलवाऊंगा जो 6-8 महीने पहले ये कह रहे थे कि ये होगा, ये होने वाला है, ये होगा, इस शहर के अंदर लोग मारे जाएंगे और इस तरह से स्ट्रीट क्राइम्स होंगे। ये फिगर्स जो आपके सामने आ रही हैं, सिंध पुलिस जिसकी जिम्मेदारी बनती है, अभी कराची के पुलिस चीफ तब्दील किए गए हैं, 3-4 दिन हुए हैं। उससे पहले के जो पुलिस चीफ थे वो कह रहे थे मेरे बस की बात नहीं है। ये वो शहर है जहां के ऊपर कोई कैमरा, कोई नेटवर्क नहीं है, कोई स्मार्ट सिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बार बार पैसे रखे जाते हैं और पैसे हड़प कर लिए जाते हैं। ये फिगर्स और डेटा दिखाने से पहले मैं आपको हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ जो कि बहुत स्पेशलाइज्ड हैं क्राइम पर और खुसूसन करलात पर, क्राइम के शुएब बर्नी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शुएब, ये जो फिगर्स हैं 2020 में कराची में 55,587 वाकयात हुए क्राइम के, 2021 में 72,000 से ज्यादा क्राइम के वाकयात रिपोर्ट हुए, 2022 चल रहा है, 44 लोग स्ट्रीट क्राइम में मर्डर हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, 4,000 से ज्यादा गाड़ियां छीन ली गई हैं, 300 से ज्यादा बाइक छीन ली गई हैं। ये क्या है और पुलिस की जो तैयारी है वो किस तरह नजर आती है आपको? क्या है उनकी प्लानिंग? जी फैसल साहब, कराची में इस वक्त चल रहा है डाकू राज। कराची शहर में सिर्फ डाकुओं का राज है। आईजी सिंध कराची में कहीं दिखाई नहीं देते, ऐसा लगता है कि वो सूबा सिंध में के आईजी नहीं बल्कि किसी और सूबे के आईजी हैं। सिंध सूबे में मौजूद नहीं है। जिस सूबे में यौमिया 250 लोग लूटमार का शिकार हो रहे हो, चाहे वो बैंकों से लेकर रकम लेकर निकलने के बाद लूटते हो, चाहे एटीएम में मुलजमान घुस के उनको लूटते हो, चाहे गली में खड़ी हुई औरतों से जेवरात उतरवाए जाते हो, चाहे मोबाइल फोन छीने जाते हो, चाहे मुसाफिर बसों में लूटमार होती हो। गुज़िश्ता रोज 254 क्राइम के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। कहीं 254 पिछले 2 साल में नजर नहीं आते। ऐसे शहर को कैसे कंट्रोल किया जाएगा जहां आईजी सिंध ओन नहीं करते कि कराची शहर में यौमियान जराइम के वाकयात रिपोर्ट होते हैं। कराची में रोजाना की बुनियाद। शुएब, ये बताएं, आखिरी मीडिया टॉक या कोई ऐसी मीटिंग पुलिस की रिकॉर्ड पर आई है जिसके अंदर ये स्ट्रेटेजी प्लान की गई हो कि जो शहर के अंदर लोग लुट रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, उससे मुताल्लिक कोई प्लानिंग हुई हो? जी, कल गुज़िश्ता रोज कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन साहब ने बॉयज स्काउट्स ऑडिटोरियम में एक मीटिंग करी है जहां उन्होंने तमाम कराची की थाना के एसएचओज और जिलाई एसएसपीज और इलाका एसएसपीज को बुलाया। उन्होंने बुलाकर उनको कहा कि ये क्राइम को कंट्रोल करना है, इस सूरत हाल में क्राइम कराची में नहीं चल सकता। लेकिन सिर्फ कराची पुलिस ही जिम्मेदार नहीं है, रेंजर्स भी कंट्रोल नहीं कर रही क्राइम, क्योंकि रेंजर्स के अपने लोग भी क्राइम में कंट्रोल होके मिलते हैं। साउथ जोन से रेंजर्स एहलकार पकड़े गए हैं, डकैती, लूटमार और रेंजर्स और पुलिस के जवान भी इन स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर मुलविस है। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब बर्नी। अब आपको ये चार्ट है, आईजी सिंध सबसे बड़े जिम्मेदार हैं पुलिस के। ये चार्ट के अंदर जो खुद उनकी वेबसाइट के ऊपर है, उनके बाद जो नीचे उनके ऑफिसर्स हैं, एडिशनल आईजीज, वो 7 हैं। एडिशनल आईजीज सिंध में 7 हैं। उसके बाद डीआईजीज, एक फौज है, अफसरों की एक फौज है। उनका आने जाने का तरीका अगर आप देखेंगे किस शाहाना अंदाज के अंदर वो जाते हैं और जितने उनके साथ कमांडोज हैं, ऐसा लगता है इन पुलिस अफसरान की जान को खतरा है।
अगर हम कराची पुलिस चीफ को देख लें दूसरे एक और चार्ट पे, ये भी पुलिस का अपने जारी करता है, उनकी वेबसाइट पे लगा हुआ है, एडिशनल आईजी हैं, उनके नीचे फिर 6 डीआईजीज हैं, 7 डीआईजीज हैं। डीआईजी सीआईए हैं, डीआईजी ट्रैफिक हैं, डीआईजी वेस्ट हैं, डीआईजी एडमिन है, डीआईजी साउथ है, डीआईजी ईस्ट हैं, डीआईजी LNT हैं। उसके बाद फिर एसएसपीज, एसपीज, उनकी लाइन है। उसके बाद फिर 140 से ज्यादा SHOs हैं। इस शहर में जब ये वारदातें नहीं हो रही थी इस तरह, तो एक शख्सियत थी, उन्होंने कहा था कि यहां पर बहुत मारामारी होगी, जो हालात बन रहे हैं यहां लोगों को सड़कों पे लूटा जाएगा, रास्ते बंद होंगे और वारदातें होंगी, लोगों को कत्ल किया जाएगा। और लोग कह रहे थे क्या फजूल बात करते हैं आप, ऐसे कैसे हो सकता है। आज स्टूडियो में बैठे सैयद जफर अब्बास साहब, JDC के जनरल सेक्रेटरी हैं। अस्सलाम वालेकुम जफर भाई। अस्सलाम वालेकुम। जब आप ये बात कह रहे थे तो मैं भी ये तनकीद कर रहा था, ये कैसे पॉसिबल है। 7 महीने मेरे ख्याल है पुरानी बात है, मैंने अपनी टीम से कहा भी वो क्लिप निकालें। आज वही हो रहा है, सहाफ़ी भी शहीद हो रहा है, खातून की बालियां भी छीनी जा रही हैं, बच्ची की चेन भी छीनी जा रही है, बुजुर्गों का मोबाइल भी छीना जा रहा है, और उससे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल हो गई जो आपने फरमाया था। सर, नौब्याता दूल्हा अभी दुल्हन सेज पे बैठी भी है और उसको उसके गेट पे मार के चले गए डकैत, भले पकड़े गए। बात ये थी, हम तो उस वक्त भी बता रहे थे कि हमारे पास वो लोग जिनको हम समझ रहे हैं फलाई इदारे में मदद करने आए, लेकिन वो बैठने के बाद बोल ही नहीं रहे। हम बोल रहे सर बोले, नहीं बोल रहे, सर बोले, नहीं बोल रहे। उसके बाद उनकी हल्की सी आवाज निकलती, आवाज बंद हो जाती कि बेटी की फीस नहीं दी, 7 महीने से मैं तो बैंकर था। बात यह है कि सीधी सीधी बात है कि मेरी माँ अगर डायलिसिस पे है और उसके मुझे हफ्ते में 3 बार 16 हज़ार रुपए चाहिए और मेरे घर का राशन के पैसे भी नहीं है मेरे पास, मैं बेरोजगार हूं, तो मैं अपनी माँ के डायलिसिस के लिए क्या करूंगा? आप बता दें रास्ता। कोई ऐसा इदारा, कराची मेगा सिटी है ना, सही है, सड़कें नहीं है, बिजली का प्रॉब्लम है, पानी नहीं है, सब कुछ नहीं, लेकिन जिंदगी, मेरी माँ की जिंदगी है, मेरा सगा भाई है, मेरा बेटा है। बात यह है बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, आप 7 DIG बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं 70 DIG आप इस शहर में लगा लें। जब तक आप रूल चेंज नहीं करेंगे, आपने कोटा सिस्टम लगाया हुआ है, आप नौकरी नहीं दे रहे, प्राइवेट कंपनियों ने आधी तनख्वाहें कर दी है। मैं रो रो के आपसे बोलता रहा, मैं हर चैनल पे बोलता रहा कि भाई मेरा अपना सगा भाई डबल गोल्ड मेडलिस्ट है, नौकरी नहीं है, कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से नहीं, जामे कराची से। तो बात यह कि अगर आपके पास अपने गोल्ड मेडलिस्ट लोगों के लिए नौकरियां नहीं है तो सवालिया निशान है। आप सही है, लोगों को घुमाते रहिए, आज इस वजीर को गिरफ्तार कर रहे हैं, कल उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, आज नैब इसके घर पे छापा मार रही है। 4.5 करोड़ की आबादी के शहर में गली गली डाका है, चोरियां हैं, मोबाइल छिन रहे हैं। अच्छा, मेरा मोबाइल छिनेगा, क्या मैं एक आम आदमी हूं, मिडिल क्लास, किसको रिपोर्ट करूंगा? लोग नहीं जाते रिपोर्ट करने। आप कह रहे हैं 30,000, 35,000, 40,000 केस रिपोर्ट हो गए 2 महीने के अंदर। मैं आपसे कह रहा हूं इसको मल्टीप्लाई कर लें आप 100 से, सर रुकेगा ही नहीं। अभी कश्मीर रोड वाले वाकये में जो दुल्हा को मार के चले गए, वो कौन था जिसने गोली मारी? पुलिस का था। तो फिर बात यह है कि अभी लोगों के घरों में भूख है, उनको रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। पुलिस वाला या रेंजर्स वाला क्यों वारदात कर रहा है? सर मैं तो ये जानता हूं, पुलिस वाले के पास तो जॉब है, रेंजर्स वाले के पास जॉब है, सर वो क्यों वारदात? सर आप मेरी बात को समझें, मैं कहता हूं 40,000 रुपए तनख्वाह है ना, बनाइए महीने का बजट, नहीं बन रहा ना। 25,000 रुपए घर का रेंट है 2 कमरे के सर, 10,000 रुपए बिजली का और यूटिलिटी बिल्स हैं, बचे 5,000 रुपए में 3-4 बोरा आटा लाके दिखा दे चले। मैंने नमक भी छोड़ा, मसाले भी छोड़े, बच्चों की फीस भी छोड़ी, माँ की दवाई भी छोड़ी, कोई घर में मर जाए भीख मांग के दफना देना, बन ही नहीं रहा है बजट सर। और उसके बाद ये कहना कि 16,000 में अच्छा महीना गुजर रहा है, मैं तो दंग हूं। देखिए, मैं ये फिगर आपको इसलिए पहले से बता रहा था, जब कोरोना आया हमने आपको बताया, सबसे पहले मीडिया को इन्फॉर्म किया कि अब मरने की तादाद बढ़ गई, क्योंकि हमें फोन आ रहा है ना, मैयत उठाओ, मैयत उठाओ, मैयत उठाओ, मैयत उठाओ। इसी तरह हीट स्ट्रोक आया था, सबसे पहली वीडियो मैंने डाली थी, मैंने कहा कोई नई आफत आई है कि सुबह 8 बजे हर तरफ से मौत का फोन आ रहा है। तो बात यह कि हमने ये पेशेंट गोई कर दी थी, लोगों ने माना नहीं। आज जो सूरत हाल इस शहर की, हर घर में 5-5 बेरोजगार लोग हैं, किसी की बीवी नाराज होकर जा रही है, वो बच्चों को छोड़ के जा रही है, लोग डिप्रेशन के मरीज बन रहे हैं। खुदकुशियां क्यों हो रही हैं? जो खुदकुशी कर रहा है पीछे एक ही लेटर छोड़ के जा रहा है कि मैंने तो भूख बर्दाश्त कर ली, बच्चों की जिल्लत देख ली, बीवी को भूखा देख लिया, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मैं नहीं झेल सकता, मर जाऊं। जफर भाई, आपने 7 महीने पहले एक पेशेंट गोई की और वो ग्राउंड के ऊपर वैसी ही चीज, बल्कि बहुत खतरनाक चीजें, मैं रिपोर्ट भी नहीं कर सकता, ऐसी खतरनाक चीजें भी हो रही हैं, नहीं बता पा रहा आपसे नेशनल चैनल के ऊपर। अब आगे आपको क्या नजर आ रहा है, क्या करना चाहिए, क्या होगा? मतलब प्रॉब्लम तो आप बता रहे हैं, इससे ज्यादा क्या होना चाहिए? हुकूमत को गौर करना पड़ेगा, हुक्मरानों को गौर करना पड़ेगा, आए कुछ भी नहीं करें, किसी एक मिडिल क्लास फैमिली के घर में जाके बैठे, पूछे पूरे घर में आपके फल नजर नहीं आ रहे, आपकी सारी पतीलियां खाली क्यों हैं? हमने तो सुना था लोग खाना बनाते हैं, थोड़ा ज्यादा बना लेते हैं। भाई, लोग अपने बच्चों का खाना पूरा नहीं कर पा रहे। जब तक हुक्मरानों का वास्ता नहीं पड़ेगा आवाम से, हुक्मरान और आवाम में डिफरेंस है।
हमारी एक मिडिल क्लास आदमी का जो घर होता है या गरीब का जो घर होता है उससे 6 गुना महंगी हुक्मरान की गाड़ी होती है, उस गाड़ी के ड्राइवर की तनख्वाह होती है लाख रुपए। सर तो बात ये इतने बड़े बड़े डिफरेंसेस जहां होंगे, जहां हुक्मरानों को फुर्सत ही नहीं है। आज भी मैं कल एक ट्वीट देख रहा था, वो एक हमारे मुल्क के सबसे टॉप शख्सियत वो कह रहे हैं आप गूगल कर लीजिए, अभी तो कुछ महंगाई हुई नहीं है। अब वो रेफरेंस देते हैं यूरोप में ये है, अमेरिका में ये। आज एक साहब बता रहे थे कि इतना ज़्यादा पेट्रोल महंगा है यूरोप में, इतना ज़्यादा महंगा है अमेरिका में, लेकिन वो ये बात नहीं सोच रहे होते कि वहाँ पे क़ुव्वत खरीद आम लोगों की किस तरह से है। तो दूसरी बात सीधे बोले ना कि लोग मर जाएं, सीधी सीधी बात करें ना, लोग मर जाएं। हमें अच्छा एक दस्तरखान हमारा, देखिए हमारे पास जेडीसी के दस्तरखानों पे खास बात है, हम चीख रहे हैं, ऐसे ही नहीं चीख रहे। अगर मैं भी रोड पे एक दस्तरखान लगाऊं, दिन में 100 रोटी नहीं लगती, एक बंदा खा के उठेगा दूसरा तब बैठेगा ना। लेकिन हमारे दस्तरखानों पे 6-6, 8-8 हज़ार पैकेट क्यों लग रहे हैं? हमने लिख के लगाया पार्सल ले जाओ। लोग कारें रोकते हैं आके, ऑल्टो, कल्टस, मेहरान मोटरसाइकिलें रुकती हैं कि यार 15 पैकेट दे देना, गली में एक भूखी फैमिली है गरीब, उसको हमें पता है अपने घर के लिए लेकर जा रहा है, हमने लिख के लगाया हुआ है कोई भी रोटी जिस पे लिखा हो जेडीसी मत देना, सादी थैलियों में खाना दो सबको। भाई लोगों के घर में फाका है, भूख है, लोग समझ ही नहीं रहे, ना इलाज कराने के पैसे हैं, ना बहन को रुखसत करने के पैसे हैं, ना बाप की दवाई के पैसे, ना बच्चों के दूध के पैसे हैं। गया पैम्पर वैम्पर, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा। लेकिन जब आप लोगों को धकेलोगे कि मर जाओ तो कोई खुदकुशी करेगा और कोई फिर कोई भी कदम उठाएगा। जफर भाई, मेरे साथ डॉक्टर हफीज पाशा मौजूद हैं, साबिक वजीर खजाना है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर नजर रखते हैं। हफीज पाशा साहब से लाइन ड्रॉप हो गई है, दोबारा कोशिश करते हैं। असल में मुल्क जिस सिमत जा रहा है या ले जाया जा रहा है, महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, महंगाई ओवरऑल दुनिया के अंदर सप्लाई लैंड कोविड की वजह से टूटी हुई है, चेन टूटी हुई है और चीज़ें नहीं अवेलेबल, इसलिए महंगी हो रही है और उसका असर पड़ रहा है। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि जो खाने पीने की अशिया हैं उस पर हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पाई। दाल पर, आटे पर, चीनी पर, घी पर, ये 4-5 चीज़ों के ऊपर हुकूमत अगर कंट्रोल कर ले तो वो जो गरीब है उसकी जिंदगी आसान हो जाए। बाकी चीजें उसके लिए होंगे चैलेंज, लेकिन किचन उसका चल पड़ेगा। आपको अगर कोई बहुत बड़ी जिल्लत कभी देखनी हो लाइव लोगों की कि जिस तरह लोग जलील होते हैं, मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको एक लाइन दिखाऊंगा जिसके अंदर 1 घंटे पहले भी बूढ़ी औरत जहाँ खड़ी थी 1 घंटे बाद भी वहीं खड़ी होगी। उसका नाम होगा यूटिलिटी स्टोर, और 2 रुपए सस्ती चीनी के लिए, 2 रुपए किलो सस्ती चीनी के लिए वो औरत 8 घंटे खड़ी हुई है कि जिसके बाद उसको अपने पाँव का दर्द सही करने के लिए 300 रुपए की दवाई खानी पड़ेगी। 2 रुपए। ऐसा बेड़ा गर्क किया है अवाम का कि आपकी सोच है, मार दिया है लोगों को, लोगों के घरों में। वहां पर भी चीजें सस्ती थोड़ी मिल रही हैं। मैं आपको बोलता हूं रोजाना की बुनियाद पर रेट सर 2 रुपए। फैसल भाई 2 रुपए की सिगरेट नहीं आ रही है, 2 रुपए की बच्चे की टॉफी नहीं आ रही है। उसके लिए बूढ़ी माँ खड़ी है कि शायद मैं अपने बेटे का जो महीने का बजट दे रहा है उसका थोड़ा बिल बचा लूंगी, 6 रुपए बचा लूंगी। इन हुक्मरानों की नजर में 6 रुपए की कोई औकात है? शायद इन्होंने जिंदगी में कभी 10 रुपए का नोट हाथ में ना पकड़ा हो, इनको तो पता ही नहीं है। लोग, मैं आपसे ये बात हल्फिया कह सकता हूं कि 15 तारीख के बाद मिडिल क्लास में घर में कमाने वाला आदमी दीवार पे अपने सर मार रहा होता है कि अगले 16 दिन या अगले 15 दिन गुजरेंगे कैसे। बीवी से कितना झूठ बोलूंगा, बच्चों से कितना झूठ बोलूंगा, मां से कितना झूठ बोलूंगा, कौन कौन सी तकरीबात में ना जाने के क्या बहाने करूंगा। गिफ्ट देना है ना, पैसा देना है, उन्होंने दिया था मेरी बहन की शादी में, मुझे भी देना है, तो मैं क्या बहाना करूंगा, कौन सी बीमारी घर में हो गई सबको। तो भाई लोग ज़हनी डिप्रेशन का मरीज बन रहे हैं। आप सोचे तो डकैती की वीडियो में हुलिया क्या आ रहा है? पैंट, शर्ट, टाई। तो डकैत इस हुलिये में निकलते थे। ये वो लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं कि मां का आज टेस्ट कराना है MRI का 16,000 रुपए का, वो 16,000 नहीं लेकर गया तो बाकी बहनें क्या बोलेंगी, मां का इलाज नहीं करा सकते। तो सर वो किसी हद तक भी जाएगा ना। नहीं तो आप रास्ता बताएं मुझे, हम तो नेशनल टीवी पे पूछ रहे हैं, जिसको रास्ता पता है बता दो। एक दिन में 70-70 हजार पैकेट जेडीसी सिर्फ खाना दे रही है घरों में ले जाके खाने के लिए। 70,000 लोगों सर को 26 मकामात पे खाना दे रहे हैं। मैं कहता हूं 3-3 हजार पैकेट लगा लें, आप छोड़ें 6,000, तो देख ले क्या फिगर सामने आ रहा है। हमने पूरी इंस्टीट्यूट्स की बिल्डिंग लेकर करीमाबाद पे तंदूर लगा दिए, 10-10 तंदूर चूल्हे लगा दिए, खाना बनाओ, 2 FC एरिया, मूसा कॉलोनी, जहां के लोग आओ। क्योंकि देखिए अगर उसके पास खाना नहीं होगा, कोई भी इंतहाई कदम उठाएगा शख्स, कौन बर्दाश्त करेगा? आपका 2 महीने का बच्चा दूध के लिए भूखा हो और बीवी बोले 1 रुपया नहीं है, क्या करूं? तो आप क्या करेंगे? अच्छा साहब, साबिक एडवाइज़र हैं, वज़ीर रहे हैं वजारत ख़जाना की, और बहुत सारी चीज़ों को बहुत खुलकर बात भी करते हैं, समझते भी हैं। शाह साहब, मुल्क के अंदर महंगाई पर गुफ्तगू हो रही है, ज़फ़र अब्बास साहब हमारे सामने हैं। कराची में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम के मामला हैं और पीछे बात निकल कर आती है बेरोज़गारी की, महंगाई की। अब तो पुलिस चीफ भी ये कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है। आप क्या देखते हैं, हमारी सिमत क्या है और हुकूमत को क्या स्टेप्स लेने चाहिए इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, एक तो बात यह है कि सारों को पता है कि मसला पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो है
उसमें 2-3 बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं। नंबर 1, हमने अपनी इकोनॉमी कर्जों के बलबूते पे चलाई है और अब कर्जे इतने ज्यादा हो चुके हैं कि उनको हम सर्विस भी नहीं करने के काबिल। पर्टिकुलरली अगर आप देखें कि बैरून मुल्क कर्जे जो हैं वो आपकी इतनी आमदनी नहीं है कि डॉलर्स में वो पे कर सकें या उन पे इंटरेस्ट भी, तो ये इशू है पाकिस्तान की इकोनॉमी का। दूसरा, सबको पता है कि हमारी इकोनॉमी बहुत इम्पोर्ट्स डिपेंडेंट है, कि हमने हर चीज जो है वो इम्पोर्ट होती है, पर्टिकुलरली ऑयल, गैस, कोला, जितनी भी बिजली और एनर्जी की रॉ मटेरियल्स हैं या एक्चुअल एनर्जी है वो हम इंपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट जो है इस वक्त पूरी दुनिया में आग लगी हुई है एनर्जी में। ऊपर से हमारा रुपया जो है उसकी वो कमजोर हुआ है क्योंकि हमारे कर्जे से डिवैल्यूएशन हुई है। तो जाहिर है कि इन चीजों का महंगाई से बहुत गहरा तल्लक है। और महंगाई जो है वो इसलिए है क्योंकि आपके रुपये में जान नहीं है और आपने कर्जे बहुत दिए हुए हैं जो खा चुके हैं, आप उसको कंज्यूम कर चुके हैं, अब उसका अदा कर रहे हैं। सो आई थिंक कि ये तो एक ऐसी चीज है जिसको आपको बड़ी एहतियात के साथ, अपनी किफायत शारी के साथ कंजम्पशन को कम करके एनर्जी को सब्स्टिट्यूट करें लोकल एनर्जी से। अब लोकल एनर्जी में आप जाते हैं तो उसमें डैम्स अगर आप बनाना शुरू आज करेंगे जो 40 साल पहले बनने चाहिए थे तो फिर वो 10 साल लगेंगे। फिर तो शाह साहब हम हर चीज में लेट हो गए, हर चीज में हम लेट हो चुके हैं, हर चीज में हम लेट हो चुके हैं, हर चीज में हम बहुत लेट हुए की गई है। और हमने देखे ना, डैम्स तो 40 साल से हम नहीं बना रहे और झगड़ रहे हैं डैमों के ऊपर डैमों के नाम से भी झगड़ते हैं, कहाँ बनना है उस पर भी झगड़ते हैं। तो ये तो कोई तरीका नहीं। अगर आज ये डैम सारे बने होते, आज आपका इंपोर्ट बिल आधा होता, आपका रुपया इतना तगड़ा होता, ये इन्फ्लेशन तो आपके नजदीक ना आती। अब शाह साहब तो करें क्या इस वक्त जो सूरत हाल है, स्ट्रीट क्राइम, मतलब जो अब लूटने के लिए आ रहा है वो फिक्र नहीं करता, वो गोली मार के जाता है, वो छीन के जाता है, मोबाइल, पर्स, गोल्ड की चेन वेन जो कुछ है छीन के जाता है। कराची में ये हाल है, 40 लोग अब तक 2022 में, ये दूसरा महीना चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, 40 लोग स्ट्रीट क्राइम में मर्डर हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। क्या है आपके नजदीक क्या रास्ता है? आई थिंक इसका सोल्यूशन तो लॉ एंड ऑर्डर की इन्फोर्समेंट है। और अगर हमारे इदारे इन्फोर्स नहीं कर सकते तो उनको फिर चेंज करना पड़ेगा। मसला ये है कि महंगाई इज नॉट द कॉज ऑफ क्राइम। क्राइम का जो है, जब मीटर ऊपर जाता है तो आपकी इन्फोर्समेंट है, आपकी पुलिस है, आपकी डिटेक्टिव वर्क है, आपके कैमराज इतने पूरे शहरों में आपने लगाए हुए हैं। जब पता लगता है कि कोई क्राइम हुआ है तो कैमरा जो होता है वो ही खराब हुआ होता है, कैमरे है नहीं, उसके बजट खा जाते हैं। जी, और कैमरे अगर कहीं तस्वीर गलती से आ भी जाए तो फिर वो कहते हैं जी इससे तो पहचाना ही नहीं जाता कि क्या है, बंदा कौन था, नंबर नहीं पता, ये नहीं। सो आई थिंक एनफोर्समेंट के मसले हैं, तो इसको महंगाई के नहीं डालना चाहिए डोमेन में कि ये महंगाई की वजह से क्राइम बढ़ रहा है। ये इन्फोर्समेंट जो नहीं हम कर पाते उससे क्राइम बढ़ रहा है और इन्फोर्स करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। देखें कि जी कहिए प्लीज, जी कहिए शाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, कोई बात कहना चाह रहे थे। अब आपने बात सुन ली कि जो असल में काम है पुलिस का, जो काम है रेंजर्स का, वहाँ कोताही सुस्ती है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ महंगाई है, लेकिन शाह साहब की बात भी बड़ी वैलिड है। ठीक है, लेकिन मैं आपको पक्की बात कर रहा हूँ, हर आदमी के साथ एक पुलिस वाला लगा दें तो वो पुलिस वाला अपने घर से लाके खाना खिलाएगा? वो कह रहा है, वाला खुद भी तो कर रहा है ना। तो बस वो यही तो कह, नहीं हमारी तो बहुत सारे ऐसे आ गए फुटेज के, वो धड़ल्ले से कहता है कि ये हेरोइन, ये चर्च में बेच रहा हूँ जिसमें जुर्रत है मुझे रोक के दिखाए। सर ये एक अलग चीज, लेकिन जो इस वक्त मैं आपको शहर की हालत बता रहा हूँ, आप किसी भी कैटेगरी के लड़के से पूछ लें जो पढ़ के निकल रहे हैं मास्टर ग्रेजुएट करके, कहीं भी नौकरी नहीं है, कहीं भी नहीं है। और सरकारी कोटा जो है 40 साल हो चुका नहीं हटा रहे हैं, कराची वालों को नौकरी नहीं देते हैं। मुझे नहीं मालूम इसकी क्या वजह है, लेकिन उसका रिजल्ट आना शुरू हो चुका है आपके सामने। कराची में कल एक इवेंट हुआ यहीं कोरंगी कॉजवे पे, रास्ते को वहां पूरे लोग बता रहे हैं
100 वीडियोस पड़ी हैं। आराम से बंद करके पूरे रास्ते को ब्लॉक करके एक एक गाड़ी में एक एक खातून साहब बच्चे से जो कुछ उसके पास से छीन लिया। ठीक है। आधे घंटे की वारदात थी, पुलिस ने कोई कॉल 15 पे रिसीव नहीं की, कोई बचाने के लिए नहीं आया, आराम से लूट लाट के वो निकल गए। अच्छा, वो जो आए थे अगर वो किसी की बहन बेटी की इज्जत भी लूट लेते तो कोई क्या कर लेता? नहीं, वो तो जाहिर है, मतलब जितनी आसानी से और जितनी आजादी से वो कर रहे थे। फैसल भाई, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटी चीज है। पाकिस्तान के बहुत बड़े एंकर के भाई का कल सुबह जो वाकया हुआ है, परसों सुबह, छोटा वाकया है? कितना बड़ा वाकया है कि रोड के ऊपर आपने एक सहाफी को, एक बड़े चैनल के सहाफी को आप मार के चले गए। अब मैं उनके घर गया, उनकी एक 9 साल की बेटी, एक 12 साल की बेटी, वो तो जिंदगी भर सदमा नहीं जाएगा कि बाप हमें छोड़ने गया था स्कूल। अभी हम स्कूल में दाखिल हुए हैं, बाहर से फोन आ गया कि आपके दोनों बच्चियों के नाम चेंज हो गए, आज से आपके नाम में यतीम लग गया, आपके बाप मारे गए रोड के ऊपर क्योंकि कोई क्रिमिनल वहां पर छीन रहा था, वो बचाने गए या उनके पास से गुजरे, उनको भी मार दिया। मजाक बन गया है, कराची में लोगों की जिंदगी मजाक बन गई है। और जब तक आप इस मामले को हल नहीं करेंगे, बेरोजगारी, लोगों के घर से भूख का खात्मा नहीं करेंगे, आप लोगों की मुफलिसी, परेशानी, बीमारी, हर चीज का पैसा है, कहां से लाएंगे पैसा? बताएं ना मुझे, आप बता दें, कोई राशन ला के दिखा दे। या 16,000 रुपए देते हैं आज किसी वजीर को, बोलते हैं महीना गुजार के दिखा दो, आ जाओ। अकेले नहीं, फैमिली के साथ, अकेले भी नहीं गुजार पाएगा सर। मैं एक न्यूज़ ब्रेक ले रहा हूं। मेरी कोशिश थी कि पुलमान और कराची पुलिस चीफ वो इस सारे सूरत हाल पे हमारे साथ होते, लेकिन वो मसरूफ़ हैं, प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सके। ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद एक और मामला है, क्या औरत मार्च पर पाबंदी लगनी चाहिए? और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 2 ऑर्डिनेंस आज आए हैं, उसमें से एक ऑर्डिनेंस बहुत ही ख़तरनाक है। वो ख़तरनाक ऑर्डिनेंस क्या है, उस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हुकूमत पाकिस्तान ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है। वफाकी वज़ीर क़ानून फ़रूक नसीम साहब ने उसके बारे में बताया है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक ऐसा ऑर्डिनेंस है जो फेक न्यूज़ से मुताल्लिक फ़ौरी तौर पर एक्शन में आएगा। यानी कि वो लोग जो कि झूठी खबरें फैलाते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तानी शख्सियात से मुताल्लिक या पाक फ़ौज से मुताल्लिक या कोई भी हुक्मरान, जज साहिबान, किसी फ़नकार या आम शहरी से मुताल्लिक झूठी खबरें फैलाते हैं, और ये रिवायत एक आम सी बन गई है, उनके खिलाफ एक्शन हो सकेगा। इस ऑर्डिनेंस के तहत 6 माह के अंदर पाबंद होगी अदालतें कि इसका फैसला करें। और इस ऑर्डिनेंस के तहत जो फेक न्यूज़ चलाने वाले साहब, वो सहाफ़ी हों, वो एंकर पर्सन हो, वो तजियाकार हो या कोई भी ब्लॉगर हो, कोई भी अगर झूठी खबरें चलाएंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और उनकी जमानत नहीं होगी। ये एक ऑर्डिनेंस है। इसके अलावा भी एक ऑर्डिनेंस आया, लेकिन ये एक ऐसा ऑर्डिनेंस है जिसके ऊपर आवाज़ उठ रही है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मसला आ गया है, आज़ादी है सहाफ़त का मसला आ गया है। किसी की पगड़ी उछालना, किसी के खिलाफ झूठी खबरें चलाना, किसी की फैमिली बेगमात से मुतालिक बातें कर देना और उसके बाद कुछ भी एक्शन ना होना रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, ये गैप था। ये आईनी है, ये गैर आईनी है, ये आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है, ये आखिर है क्या? इस पर हम बात करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर शहाब इमाम साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये ऑर्डिनेंस, पहले तो इसकी तशरीह करें, मैंने ठीक तशरीह की है या इसके अलावा भी इसके अंदर चीजें हैं? नहीं, आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इसको बताया है। इसमें जो पहले 3 साल की सजा थी उसको 5 साल का कर दिया। दूसरा, इसमें जो पर्सन की जो डेफिनेशन है वो एक्सप्लेन कर दी है कि कौन कौन लोग होंगे। तीसरा ये कि जो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, जो ट्रायल जजेस हैं, उनको पाबंद कर दिया है। अदरवाइज हाई कोर्ट उनसे पूछेगी, एक्सप्लेनेशन लेगी कि आपने 6 महीने में ये जो ट्रायल है इसको कंक्लूड क्यों नहीं किया। तो एक तो ये टाइम बाउंड हो गया इसमें, इस ऑर्डिनेंस के तहत कि जो भी FIR होगी या जो भी केस बनेगा, जो ट्रायल वो पाबंद है कि 6 महीने के अंदर उसको फाइनल करे, कंक्लूड करे। और अगर नहीं करेगा तो फिर वो उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाएगी। जो भी कंसर्न हाई कोर्ट होगी, जिस प्रोविंस का वो केस होगा, उस जो हाई कोर्ट होगी उस प्रोविंस की, वो उससे, उस जज से एक्सप्लेनेशन लेगी कि भाई इसको आपने किया क्यों नहीं है। और ये जो है, ये इस वक्त जो है वो वक्त की वो थी। सोशल मीडिया का मतलब या मीडिया का मतलब नहीं है कि लोग आज़ाद हो जाएं और जो है वो इस तरह से डिफेम करना शुरू कर दें। तो इसको रोकना जरूरी था। और बहुत ज्यादा जो है ना वो 4 और 4 दीवारी के अंदर जो है ना
हमले करना शुरू कर दिया था। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आज अपोजिशन में है जी, नहीं, आज़ादी सहाफ़त का एक हमारे यहाँ बड़ा मामला है। मैंने अपने जो सहाफ़ी तंजीमें हैं उनकी कुछ रहनुमाओं से बात की। एक हमारे PFUJ के बड़े रहनुमा, उन्होंने कहा कि इसको हम कबूल नहीं करते। मैंने उनसे कहा स्क्रीन पे आके बात करें, लेकिन उनकी मीटिंग है, वो मीटिंग के बाद तय करके हतमी तौर पर सामने आएंगे। लेकिन इब्तिदाई तौर पर इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी आ गई है कि ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमला है। इसको आप किस तरह देखते हैं? सहाफ़ी बरादरी को साथ लेकर ऑर्डिनेंस क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं बताया जा सकता कि ये चीज़ माशरे के लिए ख़तरनाक है और सहाफ़ियों को इसका साथ देना चाहिए, सहाफ़ती तंजीमों को साथ देना चाहिए? बिल्कुल साथ देना चाहिए। देखिए ये ऑर्डिनेंस है और ऑर्डिनेंस की एक मियाद होती है, उसके बाद ये बिल टेबुलेट होगा और फिर ये एक्ट बनेगा। तो इस 6 महीनों में जब या जो भी इसकी मियाद है 4 महीने की और फिर एक दोबारा से 4 महीने की, तो इस दौरान जो है वो ऑन बोर्ड होकर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका व्यू पॉइंट अगर इस काबिल होगा तो वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा जो बिल है। जैसे आपने देखा था कि नैब का जो ऑर्डिनेंस आया था जो अभी एक्ट बन गया, तो उसमें भी ऑर्डिनेंस के बाद फिर नेगोशिएशंस हुई, प्रपोजल्स आए और वो इनकॉर्पोरेट होगा इसमें। तो ये इसमें तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बड़ी डील है, यानी कि टाइम है, उसके ऊपर बात आ जाएगी, बात हो जाएगी और रास्ता हो जाएगी। लेकिन फिलहाल खतरनाक है, मगर किसी ने झूठी खबरें चलाई तो अंदर होगा और जमानत भी नहीं होंगी, ये चीज तय है। ये तय है। और ये देखें, किसी को राइट नहीं है कि आप लोगों की पगड़ियां, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में आप लोगों की पगड़ियां उछालें। अभी आप देखें ना, वहाँ लंदन की कोर्ट में भी किसी मोहतरमा को फाइन हुआ और उन्होंने आके जो है ना माफी मांगी। चले, हमारे यहाँ माफी मांगने का रुझान आने वाला है मार्केट में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। सूरत हाल ये है कि एक तरफ हम बात कर रहे होते हैं, आप भी एक NGO तो जरूर चला रहे हैं, लेकिन आप व्लॉग्स अपने बनाते हैं और लोग सैकड़ों हजारों की तादाद के अंदर उसको शेयर करते हैं। आपकी कभी किसी खबर के ऊपर आया कि आप गलत बात कर रहे हैं या ऐसे हो रहा है? हमारी यहाँ तो रूटीन है। तो जो सही बात की, जिसके बाद लाखों पोलों के ऊपर मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई और जिससे लोगों की जान बचना शुरू हो गई। अब बारिश में लोग नहीं मरते वैसे जैसे पहले मरते थे, तो उसके ऊपर भी हम पे पाबंदी है। मतलब सही बात ने केस कर दिया, नाम नहीं ले सकता, लेकिन नाम नहीं ले सकते, हम पे तो उस पे भी पाबंदी है, फ्रीडम एक्सप्रेशन इस साइड पे नहीं चलता। लेकिन खैर एक और मामला है, वो मामला ये है कि क्या औरत मार्च होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 2 वुज़रा हैं वफाकी काबीना के, बड़े मजबूत वजीर हैं। एक कहता है होना चाहिए, दूसरा कहता है नहीं होना चाहिए। उन्होंने खत लिख दिया वजीर आजम को। क्या पाकिस्तान में खवातीन एक मार्च करती हैं उस पर पाबंदी लगा दी जाए? एक वफाकी वजीर हैं मजहबी अमूर के, नूरुल हक कादरी साहब, वो क्या फरमाते हैं, जरा सुनिए। अब दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब हैं, वफाकी वजीर इत्तलात हैं, वो कहते हैं क्यों नहीं होना चाहिए। सुनिए जरा क्या फरमाते हैं। असल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो शायद हकीकतन वैसी नहीं थी। मार्च, औरत मार्च में बहुत सारे पोस्टर्स, बहुत सारे फ्लायर्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ग्राउंड पर थी, वो सोशल मीडिया पे कुछ और तरीके से पेश हुई, जो कि फेक न्यूज़ वाला मामला जो ऑर्डिनेंस आया है, वो अल्फाज नहीं थे जो उन तस्वीर के अंदर लिखे गए। बहुत सारे औरत मार्च के इस तरह के जो इवेंट्स हुए उसमें मैंने खुद भी शिरकत की। मैं हैरान होता था ये तस्वीर अब और सोशल मीडिया पे किस तरह से है। तो जो ऑर्डिनेंस आया शायद वो उसको ग्रिप करेगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मुफ्ती आबिद मुबारक साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब, ये औरत मार्च से मुतालिक मैंने आपको 2 वुज़रा की गुफ्तगू सुनाई। एक कहते हैं इस पर पाबंदी होनी चाहिए, दूसरे फरमाते हैं कैसे हो सकती है पाबंदी। आपके ख्याल में पाकिस्तान में ये जो खवातीन का मार्च होता है, औरत मार्च होता है, इसे होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब फैसल अजीज खान साहब। मैं इस ऑर्डिनेंस के बारे में जो मीडिया को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ला रही है, उसमें एक बात तो याद रखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी के झूठा होने के लिए इतनी बात काफी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे पहुंचा दे। झूठा होने के लिए जो शख्स बगैर तहकीक के, बगैर किसी कंफर्मेशन के, ऑथेंटिसिटी के बातों को वैसे ही रूमर करता है, फेक करता है, तो उसे झूठा कहा गया और ये सहाफत भी नहीं है। लेकिन सहाफी हजरात जो बात तहकीक करके आगे करते हैं, उनको रोकना ये भी शरीयत में, कानून में, आइन में दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कोई तो नाकिद होना चाहिए हुक्मरानों का और कोई तो बंदा हो कि जो कंट्रोल मीडिया के अलावा हटकर सही खबरें दे। एक बात ठीक है। दूसरी बात जो आपने मुझसे पूछी, नूरुल हक कादरी साहब ने जो खत लिखा, इसके 2
मुफ्ती साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है। फरजाना बा समाजी कारकुन हैं, वो भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। फरजाना साहिबा, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है इस मुल्क में, जो औरत मार्च होता है उसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दो वजीर बयानात दे रहे हैं। अच्छा, मैंने ये देखा है कि औरत मार्च के अंदर जो भी आवाज़ उठती है वो सोशल मीडिया पे किसी और तरीके से होती है, ग्राउंड पर ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती, ऐसा नहीं होता। आप क्या कहती हैं? देखिए, एक तो ये कि ये कंट्रोवर्सी कोई नई नहीं है। जब भी इस मुल्क में औरतों की आज़ादी की बात होती है, उनके राइट्स की बात होती है, उनके हकूक की बात होती है, तो इसी तरह क्योंकि हमारा एक पिदरशाही निज़ाम है, पेट्रियार्की का बड़ा होल्ड है यहाँ पे, तो जाहिर है कि इसके ऊपर जो खास तौर पे जो दकियानुसी सोच रखने वाले हल्के हैं, औरत दुश्मन सोच रखने वाले हल्के हैं, वो मुतहरिक हो जाते हैं। पिछले 4 सालों से ये जो औरत मार्च में जो लोग आते हैं, जाहिर है कि ये वही लोग हैं जो जब इनसे शऊर समाज के अंदर बढ़ रहा है। औरतें खुद जो है वो इस मुल्क के अंदर खेतों में, खलियानों में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में काम कर रही हैं और वो एक्सेल कर रही हैं हर फील्ड के अंदर। लेकिन इस समाज में आज भी उसको दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जा रहा है, उसको उसके हुकूक नहीं मिल रहे हैं, उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, उसके ऊपर तेजाबदर्दी हो रही है, रेप हो रहे हैं, उनके गले काटे जा रहे हैं। तो जब औरतें जो है वो इस मुल्क की औरतें नाराज हैं, वो गुस्से में हैं और वो इस गुस्से का इजहार 8 मार्च को करती हैं और 8 मार्च को बाहर निकल के वो इस चीज की डिमांड, हम जो है वो एक मुकम्मल खुद मुख्तियार इंसान है और हमें माशरे में उसका दर्जा मिलना चाहिए इंसान का। हम किसी मर्दों की मलकियत नहीं है, हमें दूसरे दर्जे का शहरी ना समझा जाए। तो ये आप जो बात कर रहे हैं ना कि उसका इजहार आप जाए ना उन वर्किंग क्लास की औरतों से मिलें, आप फैक्ट्रियों में जाके औरतों के इंटरव्यू करें तो आपको पता चलेगा। नर्सेस हमारी हैं, टीचर्स हैं हमारे, आप उनसे जाके गुफ्तगू करें तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह अपने मसाइल उठाती हैं। लेकिन 8 मार्च को जाहिर है कि औरतों का इंटरनेशनल डे होता है तो सब आवाजें उसमें मिलती है और सब लोग जो बिल्कुल सही है। असल में सवाल यहाँ खड़ा हुआ फरजाना साहिबा कि कुछ नारे ऐसे हो गए, कुछ स्लोगन्स ऐसे हो गए जिसमें लोग एतराज करते हैं। वो सच है झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन आप उसकी तस्दीक कर सकती हैं, तरदीद कर सकती हैं। जिनमें से एक नारा है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये इसमें कितनी हकीकत है? ये सही नारा है, ये फेक न्यूज है? देखिए जी, 2 चीजें ये है कि औरत मार्च में जो ऑर्गेनाइजर हैं वो हर साल अपना चार्टर ऑफ डिमांड देते हैं। आप मुझे बताएं, क्या किसी को पता है कि वो चार्टर ऑफ डिमांड में क्या वो डिमांड कर रही है? किसी को पता नहीं होगा। अब जाहिर है कि एक खुला एक इनवाइट होता है, उसमें हर तरह के लोग आते हैं और अपना इश्यू लेकर आते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे जाती तौर पे पूछें कि मेरा जिससे मेरी मर्जी का नारा जो है मैं उसके साथ खड़ी हूँ या नहीं खड़ी हूँ, तो मैं बिल्कुल साथ खड़ी। और मैं ये समझती हूँ कि एक औरत, जब हम इंडिया में इस वक्त देखें, एक औरत अपने चेहरे पे लगी है। नहीं, आप इस नारे के साथ खड़ी हैं, आप ये कह रही हैं? मेरी पूरी बात सुने, बिल्कुल खड़ी हूँ। और मैं ये कह रही हूँ कि जब इंडिया में एक औरत निकाब ओढ़ना चाहती है और उसको नहीं ओढ़ने दिया जाता तो वो क्या कह रही है? वो यही कह रही है ना कि ये मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है, मैंने जिस तरह से अपने जितना है वो मेरा इख्तियार होना चाहिए और किसी का नहीं। आपने उसकी अच्छी बेहतरीन तशरीह की है, उसकी तशरीह और तरीके से होती है। मुफ्ती साहब, आपने तशरीह सुनी मेरा जिस्म मेरी मर्जी की, और जो रेफरेंस दिया है वो इंडिया में जो अभी खातून बच्ची ने किया आप उससे मिलाया है। आप क्या कहते हैं मुफ्ती साहब, इस मार्च पे इतना एतराज क्यों खवातीन को बाहर निकलने से रोके, क्यों उनकी आवाज को दबाएं, क्यों उनको सड़कों पे ना आने दें, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, इस्लाम ने, पाकिस्तान के आईन ने औरतों को मुकम्मल आज़ादी दी है, लेकिन हर चीज हुदूद अरबा के तहत होती है। जिस तरह फरजाना बायरी साहिबा कुछ चीजों को मिक्स कर रही हैं, मैं इसे रद्द करता हूं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी तो हो ही नहीं सकता, ना मर्दों के लिए ना औरतों के लिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह नूर मेरे सामने है। अल्लाह ताला मर्दों को भी हुक्म दे रहा है कि निगाहें नीची रखो, औरतों को भी हुक्म दे रहा है निगाहें नीची करो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफुजू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुन बिमा यसनाउन। दूसरी आयत में फरमाता है कुल लिल मुमिनात यगुद्दूना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना। अपनी जीनत ना दिखाओ, अपने फुरूज की हिफाजत करो, अपने आप की हिफाजत करो। अल्लाह फरमा रहा है
और निगाहों को नीचे रखो। ये कहते हैं जी हमारा जिस्म हमारी मर्जी, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, चाहे पर्दा करें या ना करें, चाहे 2 नंबरी करें, 3 नंबरी करें, 10 नंबरी नहीं करें। मुफ्ती साहब, यहाँ पे फरजाना साहिबा ने ये नहीं कहा है, मैं दोबारा दोहरा देता हूं, उन्होंने बहुत क्लियर रेफरेंस दिया है। हिंदुस्तान में जो बच्ची के साथ हुआ, जिसने बाइक खड़ी की, और वॉकी में वो फुटेज भी चलवाता हूं, और जिस तरह मुस्कान नाम है उस बच्ची का, और वो किस तरह से आई और उसके पीछे हिंदू नौजवान थे, उसने अपना नकाब, अपना बुर्का नहीं उतारा। ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसके ऊपर एक दबाव है कि नकाब उतारो, बुर्का उतारो। वो कहती मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं ये नकाब नहीं उतारती। फरजाना साहिबा इसकी तशरीह कर रही हैं, आप कुछ और बयान फरमा रहे हैं, इसलिए आप दोनों के दरमियान अब मैं आपको बताता हूं। जी बताइए, जी बताइए। पाकिस्तान में जब ये शुरू हुआ तो डे 1 में बड़ा हैरान हुआ कि ये हमारी औरतों को क्या हुआ। हमारी औरतें प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, पायलट भी हैं, सारे काम करती हैं, लेकिन ये कौन सा वाला हक है? एक स्लोगन था मेरा जिस्म मेरा मर्जी, दूसरा था निकाह की क्या जरूरत है, निकाह की कैद से आजाद हो जाओ। ये क्या था? ये हमने अपनी आंखों से देखा है। अब जब सबने रिएक्ट किया, पूरी कौम ने, कि भाई ये कौन सी टीम उतर आई है मैदान में, तो सबने कहा कि ये एनजीओज इस्लाम के खिलाफ औरतों को हवस के पुजारियों के हवाले करना चाहती हैं, और हमारे जिस्मों पर अल्लाह ही की मर्जी है। और जो मेरी बहन मुस्कान ने इंडिया में किया, वो अल्लाह की मर्जी के तहत पर्दा कर रही थी। जो मेरी बहन यहाँ, लेकिन बात तो वही है फरजाना साहिबा, मैं उनसे एक इस जो आपने फरमाया दूसरे स्लोगन, उसका भी तशरीह लेता हूं। फरजाना साहिबा, क्या पॉसिबल है कि जो अब औरत मार्च हो, उसमें जो कंट्रोवर्सीज हैं, जो स्लोगन्स हैं इस तरह के जिस पे एतराज होता है, वो ना हो? क्या ये पॉसिबल है? देखिए, जब हम एक खुली कॉल दे, अगर कोई इतराज हो कि जो औरत मार्च के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो अपना चार्टर ऑफ डिमांड देते हैं, आप इन साहब से पूछें कि क्या इनको वो पता है कि वो चार्टर ऑफ डिमांड क्या है। जब हम एक खुली कॉल देते हैं, देखिए एक खुली कॉल है कि जी ये मार्च हो रहे हैं, आप इस मार्च में आए। हर बंदा जो है उसमें 2, 4, 6 लोग नहीं होते कि हम उसको पोलिसिंग कर सके, उसमें हजारों लोग आते हैं। अब वो प्ले कार्ड पे अपना जो भी नारा लिख के ले आए, हम उसको पढ़े। वो इंडिविजुअल इशू है, अगर किसी एक शख्स ने ये बात कही है, वो उसकी जाती राय हो सकती है, लेकिन इनको तो औरतों को बदनाम करना, सबकी जाती राय होती है, सब उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना बारी साहिबा। यह है कि इसके ऊपर डिबेट तो हो रही है, हुकूमत क्या फैसला करती है। एक वजीर कहता है पाबंदी, दूसरा वजीर कहता है पाबंदी नहीं है, अभी डिबेट चल रही है। एक अपील है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो जो मैंने प्रोग्राम शुरू किया और मैंने फिर जफर अब्बास को रोक दिया था कि हम आखिर में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। एक तरफ महंगाई है, बेरोजगारी है, स्ट्रीट क्राइम है, लोग बहुत बुरी तरह परेशान हैं। दूसरी तरफ हेल्थ के इश्यूज हैं, उसमें एक डायलिसिस करवाना किसी भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा काम है। वो एक नई मिशन को लेके चले हुए हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, 50 डायलिसिस सेंटर कराची में कायम कर रहे हैं। जफर साहब, ये बड़ा मुश्किल मिशन है। हमने सुना था पाकिस्तान में इमरान खान है, उनके वालिदा को कैंसर हुआ, उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बना दिया। आप 50 डायलिसिस सेंटर बना रहे हैं, ये क्या, कैसे सोच आई, कहाँ तक पहुँचे और कहाँ तक जाना है? देखिए फैसल भाई, इसमें अभी आपने जैसे इमरान खान साहब का तस्करा किया, उस अस्पताल में मुझे नहीं मालूम कि किसी मरीज से पैसा लिया जाता है, नहीं लिया जाता। नहीं, पैसे लिए जाते हैं, लेकिन कम लिए जाते हैं और जरूरतमंदों इस प्रोजेक्ट का नाम ही फ्री डायलिसिस सेंटर है। देखिए, एक मिडिल क्लास आदमी जो है वो अगर अपनी माँ को किसी ऐसी जगह लेकर जा रहा है जहाँ फ्री में डायलिसिस हो रहा है, और उसकी माँ जिसको पहले ही सांस नहीं आ रही है, उसका डायलिसिस होना है, और वो एक लोहे की छोटी सी स्ट्रेचर और हाई रूफ गाड़ी में लेटी हुई है 8-8 घंटे। नहीं तो आप बताएं किस सरकारी अस्पताल में वेटिंग है? कहीं वेटिंग के लिए जगह नहीं, फुटपाथ पे सो जाओ, फुटपाथ पे बेड नंबर आएगा तो अंदर आ जाना, और 2 घंटे का डायलिसिस हो रहा है आपका। तो या तो वो झेल लो, नौकरी चली जाएगी, 3 दिन डायलिसिस तो कराना है हफ्ते में, हर एक दिन छोड़ के एक दिन। अब हमें ऐसे सिस्टम की जरूरत है कि हर इलाके के अंदर डायलिसिस सेंटर जो 1 रुपया ना ले, नहीं दे सकता 16,000 रुपए एक दिन के डायलिसिस का कोई मिडिल क्लास आदमी। वो आखिर में क्या करता है, चुप हो जाता है, थक जाता है कि मेरे बच्चे महाना मकरूज हो रहे हैं अम्मा के डायलिसिस के चक्कर में, बिलफर्ज 2 लाख रुपए के। एक डायलिसिस सेंटर में कितने बेड है और कितना पैसा आपका उस पर खर्च हो रहा है? एक डायलिसिस सेंटर में हमने 600 मरीजों को डायलिसिस रखा है महाना, 4 घंटे वाला डायलिसिस, 4 घंटे वाला डायलिसिस।
और एक सेंटर इसी तरह जो हमने टारगेट रखा है 3.5 लाख डायलिसिस का टारगेट रखा है, हर इलाके के अंदर लियारी, कोरंगी, औरंगी हर जगह खोल रहे हैं। जाके देख लें लियाकताबाद जैसे इलाके में जहां पर बी कैटेगरी और सी कैटेगरी के लोग रहते हैं बेचारे जो रोजाना मेहनत करते हैं, वहां पर भी हमने दुनिया की नंबर 1 कंपनी की मशीन लगाई है। फ्रिजीनियस कंपनी के लोग आए फ्री में डायलिसिस पैसे नहीं लेते आप? सर पैसे ना होने की वजह से तो लोग अपने वालिदैन के एक वक्त में आके डायलिसिस रुकवा देते हैं। इस वक्त कितने डायलिसिस सेंटर काम कर रहे हैं? इस वक्त हमारे तकरीबन 11 डायलिसिस सेंटर प्रोसेस है, ऑपरेशनल, उसमें से 2 हो चुके हैं। अच्छा। 2 इस हफ्ते हो जाएंगे, समनाबाद वाला और सरजानी टाउन वाला। और सरजानी टाउन वाले के अंदर अल्ट्रासाउंड, एक्सरे भी फ्री। और मेरी कुछ डोनर से बात चल रही है कि हमें एक MRI मशीन इस शहर के लिए दे दो फ्री में, कराची के लिए। लोग नहीं करवा सकते अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का MRI 16,000 रुपए में। उसकी वजह से लोग इग्नोर करते हैं इलाज को और बीमारी बढ़ती चली जाती है। और मैं आपको डायलिसिस में भी बता दूं, डायलिसिस में भी लोगों के पास जब पैसे नहीं होते 45,000 रुपए हफ्ते के, यानी 1,80,000 रुपए महीना, 18 लाख रुपए सालाना के मकरूज होते हैं लोग, 18 लाख से 2 लाख। मैंने पाकिस्तान से बाहर भी कोई इतना बड़ा फ्री डायलिसिस सिस्टम या हेल्थ का प्रोग्राम अब तक नहीं देखा है। ये सोच आपके पास कहां से आई? मैंने अपने लोगों को देखा जो मिडिल क्लास फैमिलीज थी, अपनी माँ से माफी मांगते हुए देखा कि अम्मी हम आपका हफ्ते में 3 डायलिसिस नहीं करा सकते, 2 पे ला रहे हैं। उसको पता है कि मेरी माँ का मौत की जानिब सफर शुरू हो जाएगा, और लेकिन वो 6 साल करा चुका है डायलिसिस। उसकी फैमिली 1 करोड़ 10 लाख की मकरूज हो गई है। अम्मी मर जाएंगी, फैमिली 20 साल तक कर्जा उतारती रहेगी। हुकूमत सिंध कहती है हमारे पास मुफ्त इलाज होता है, वफाकी हुकूमत कहती है ये 10 लाख रुपए का सेहत कार्ड है। ये दोनों फॉर्मूले इस सिस्टम पे नहीं चल रहे। सर मैं आपसे क्लियर बात कर रहा हूँ, इलाज तो बहुत दूर की बात है। मरीज जो डायलिसिस कराने जा रहा है, जिसका नंबर शायद 8 घंटे बाद आना है, उसके लिए जगह भी नहीं है सर। वो जिस एम्बुलेंस में वेट कर रहा है ना, उसका भी देगा 4 घंटे का वो 8,000 रुपए। ये मुश्किल है। और मैं एक आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक मैसेज खाली लोगों को देना चाहता हूँ। जब हम किसी मुखैर आदमी से पूछते हैं ना कि हमें प्लीज सपोर्ट करें इस प्रोजेक्ट में, वो मुझसे पूछता है कि भाई आप क्या चाहते हैं। मैं क्लियर कह रहा हूँ, मैं पैसा मत दो भाई, आप हमें डायलिसिस की किटें खरीद के दे दो। आप एक सेंटर की जिम्मेदारी ले लो, 18 लाख रुपए किट लग रही है 600 मरीजों में, हर महीने दे दिया करो। हम इतनी स्पीड में 50 डायलिसिस सेंटर कंप्लीट करके पूरे पाकिस्तान में पहुंच जाएंगे जिसकी कोई इंतहा नहीं है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र अब्बास साहब, आप एक से बढ़ के एक प्रोजेक्ट लेकर आते हैं और अल्लाह ताला वो प्रोजेक्ट कामयाब करवा देते हैं। इतना आसान हेल्थ के शोबे में काम करना, जिस आसानी और अल्लाह की मदद से और पाकिस्तानियों की मदद से JDC काम कर रही, ज़फ़र अब्बास काम कर रहे हैं। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।